दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। आज महतो को देर तक काम पर रुकना था। चौकीदार ने आज छुट्टी ले ली थी क्योंकि उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। महतो लोहे के बाट जो सामान तोलने के काम आते थे उनको बनाने के कारखाने में काम करता था, पर आज रात उसे बाट बनाने के साथ साथ चौकीदारी भी करनी थी। रात के 12 बज चुके थे और सब लोग 11 बजे तक घर के लिए निकल चुके थे। महतो के साथ दीनू भी रुका था कि रात में बारी बारी पहरा दे देंगे। दोनों ने सोचा कि एक एक करके कारखाने के आसपास थोड़ा चक्कर लगा लिया जाए, शायद थोड़ी सुस्ती दूर हो जाएगी। एक दिशा में दीनू और एक दिशा में महतो निकल पड़े। इलाका कारखानों का था तो रात में सुनसान हो जाया करता था, इसलिए चोरों का डर भी बना रहता था। सारे कारखाने एक बड़े से नाले के किनारे पर थे। आस पास काफी बड़े बड़े पेड़ थे, पर उस नाले की वजह से इलाके में मनहूसियत सी फैली रहती थी। ये नाला काफी बदनाम था क्योंकि आए दिन यहां किसी न किसी की लाश पड़ी मिलती थी। कई कई बार तो इतनी कटी फटी कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता था। पुलिस भी इस तरह के अपराधों में सर धुन के रह जाती थी। बदकिस्मती से दीनू नाले की तरफ ही गश्त लगा रहा था। कुछ आगे जाने पर उसे लगा कि उसने किसी के रोने की आवाज सुनी है। वो एक पल को ठिठका, पर आवाज बंद हो गई थी। कुछ ही पल बाद चूड़ियों और पायल के खनकने की आवाज आने लगी, पर कोई दिख नहीं रहा था। परेशान सा दीनू देखने के लिए पीछे मुड़ा कि आखिर किसकी आवाज है, पर बेकार। दीनू आगे चल पड़ा। वो थोड़ा घबरा गया था। धीरे धीरे चलते चलते किसी के कदम उसके साथ चल रहे थे, क्योंकि उसके हर कदम के साथ ताल मिलाकर पायल और चूड़ी खनक रहे थे। और अब तो उसे सिसकियां भी सुनाई दे रही थी। दीनू को याद आ रहा था कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात में पीछे से आवाज आए तो मुड़कर नहीं देखना चाहिए, पर अब तो वो देख चुका था। उसने सोचा कि अब कोई आवाज आएगी तो वो मुड़कर नहीं देखेगा। उसके ऐसा सोचते ही आवाजें तेज हो गईं। हल्का हल्का सिसकना तेज तेज रोने में बदल चुका था। दीनू तेज कदमों से वापस कारखाने की ओर चल पड़ा। अभी वो लौट ही रहा था कि पीछे से महतो की आवाज आई, दीनू कहां जा रहे हो? इतना सुन दीनू पलटा ही था कि उसने देखा पीछे बहुत सारे गहने पहने एक भयानक काली चुड़ैल तेज तेज हंस रही थी। दीनू को देख उसके हाथ लंबे होने शुरू हो चुके थे। दीनू सन्न सा बुद्ध बना वहीं खड़ा था। काली रात की चांदनी में वो एकदम मौत लग रही थी। उसने दीनू का गला दबाना शुरू किया और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। दीनू के हलक से ठीक से चीख भी नहीं निकल पाई थी। फटी आंखों के साथ दीनू की लाश वहां नाले के किनारे पड़ी थी। उस चुड़ैल ने आराम से दीनू का दिल निकाल कर खाया और उसकी लाश को उठाकर नाले में फेंक दिया, और इसके साथ ही वो चुड़ैल ठहाका लगाते हुए गायब हो गई। इधर महतो चल चल कर थक चुका था और वापस लौटने की सोच ही रहा था
कि उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो सामने दाईं तरफ एक पत्थर पर खूबसूरत लाल साड़ी और गहने पहने एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। चांद की हल्की रोशनी में गहने पहने इतनी सुंदर लड़की को देख जैसे महतो को कोई खजाना मिल गया था। महतो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था। इतनी सुंदर लड़की उसने शायद कभी नहीं देखी थी। वो लगभग हवा में तैरते हुए महतो के पास आई और बोली, देखो, मैं यहां बिल्कुल अकेली हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैं तुम्हें कई दिनों से रोज इस कारखाने में आते जाते देखती हूं, पर आज ही मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें हर तरह से माला माल कर दूंगी, पर मेरे साथ रहने की एक ही शर्त है कि तुम कभी किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हें कहाँ मिली। कोई पूछे तो कह देना कि इसके माँ बाप मर चुके हैं, देवी का प्रसाद है, इसलिए मैं अपने साथ ले आया। मैं तो दुल्हन के जोड़े में सजी इतनी सुंदर लड़की को देख सब भूल चुका था। उसने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चलने को राजी हुआ कि तभी वो बोली, अब तुम वापस कारखाने जाओ, मैं तुम्हें घर पर मिलूंगी। पागल सा हुआ महतो बोला, क्या तुम्हें मेरा घर मालूम है? हाँ, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं और तुम्हें काफी पसंद करती हूं। जाओ, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तुम जाकर अपना काम खत्म करो और सुबह जब घर आओगे तो मुझे वहीं पाओगे। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए महतो काम पर लौटा और बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह सब के आने पर महतो से दीनू के बारे में पूछा गया, पर वो क्या कहता? वो तो जैसे सब कुछ भूल चुका था। दरअसल उसे मिलने वाली लड़की वही चुड़ैल थी जिसने दीनू को मारकर नाले में फेंक दिया था। जगह जगह दीनू को ढूंढा गया, पर वो कहीं नहीं मिला। इधर महतो भागकर अपने घर लौटा। उसे विश्वास नहीं था कि वो लड़की उसे अपने घर में मिलेगी, क्योंकि महतो अकेला यहां रहता था। उसके माता पिता गांव में रहा करते थे और फिर घर की चाबी भी तो उसके पास ही थी। पर वो घर पहुंचा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसके दरवाजा खटखटाने से पहले ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। घर के अंदर आने पर उसने सुना तो पायल की आवाज आ रही थी, पर कोई दिख नहीं रहा था। एक पल बाद ही बाथरूम का दरवाजा खुला और अपने खूबसूरत रूप में अपने बाल सुलझाते हुए वो चुड़ैल बाहर निकली और धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रही थी। उसकी मीठी मीठी आवाज और सुंदरता से पागल हुआ महतो हैरान था कि ये यहां है तो फिर दरवाजा किसने खोला। पर उस लड़की को देख वो सब कुछ भूल चुका था। धीरे धीरे वो उसके साथ इतना मसरूफ हो गया कि उसे बस ये डर लगा रहता था कि कहीं वो उसे छोड़कर ना चली जाए। उसके आसपास के लोग महतो से जब भी उस लड़की के बारे में पूछते तो महतो वही रटा हुआ सा जवाब दे देता कि ये देवी का प्रसाद है और इसका कोई नहीं है, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली है। सब बहुत अच्छा चल रहा था। इतनी सुंदर बीवी होने से महतो की आस पास काफी धाक हो गई थी। वो हर काम बहुत अच्छे से करती थी, उसके लिए हर तरह के पकवान बनाकर रखती थी और उसे हर तरह से खुश रखती थी। समय के साथ महतो को काम पर भी तरक्की मिलने लगी थी। उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई थी। अब वो कारखाने के मालिक के साथ काम करता था और आम मजदूरी से उसे हटा दिया गया था। पैसों का लेन देन और नए व्यापारी ग्राहकों से मिलने के लिए रोज उसे भेजा जाता था। सब
कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिन बाद कुछ अजीब चीजें होने लगी। महतो के घर के आसपास आधे खाए जानवर मिलने लगे। कभी कोई किसी बिल्ली का सर खा जाता तो कहीं और पालतू जानवरों के दिल निकाल लिए गए होते। दिन में कई बार वह लड़की एकदम ठंडी पड़ जाया करती थी और लगता जैसे उसमें जान ही ना हो। खाने में वो हर समय मांस खाना पसंद करती थी और सब्जी वगैरह खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती और वो उल्टी करती रहती थी। कई बार तो मैं तो किसी चीज का नाम लेता और वो चीज ऐसे हाजिर हो जाती कि जैसे पहले से किसी ने खरीद कर रखी हो। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, हैरान कर देने वाले वाक़े बढ़ते जा रहे थे। कुछ समय बाद महतो के माँ बाप दोनों बुरी तरह बीमार पड़े। मैं तो उन्हें देखने जा ही रहा था कि उस लड़की ने उसे बताया कि वो गर्भवती है। मैं तो सुनकर खुश था, पर अब भी वो अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता था। उसने जोर दिया कि इस समय उसे अपने माँ बाप के पास होना चाहिए और वो जल्दी ही उनसे मिलकर वापस आ जाएगा। इस पर उसकी बीवी काफी नाराज हुई और बोली, जिन्होंने मरना हो उन्हें देखने जाने का क्या मतलब? तुम्हारे जाने से वो बच तो नहीं जाएंगे? इस पर महतो को काफी गुस्सा आ गया। उसने ना चाहते हुए भी उस पर हाथ उठा दिया और अपना सामान लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे मालूम हुआ कि उसके माता पिता उसे याद करते हुए अपने प्राण छोड़ चुके हैं। वो अपने रिश्तेदारों के साथ घर में बैठा उनका मातम कर ही रहा था कि उसने देखा उसकी बीवी वहां भी पहुंच चुकी थी। एक पल तो उसे अच्छा लगा कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, पर दूसरे पल वो हैरान था कि वो यहां कैसे आई। उसने तो उसे अपना पता भी नहीं बताया था, पर मौके की नजाकत को देखते हुए बात ज्यादा ना बढ़े इसलिए वो चुप ही रहा। महतो के माँ बाप के संस्कार के लिए अगला दिन तय हुआ। रात भर उन दोनों के शरीर बर्फ पर लेटाकर वहीं रखे गए। महतो अपने माँ बाप के पास बैठा आंसू बहा ही रहा था कि उसकी बीवी ने जिद करके सारे रिश्तेदारों और महतो को वहां से जाकर आराम करने को कहा और खुद उनके पास बैठ गई। वहां से सब जा चुके थे। उस कमरे में बस महतो की बीवी और बर्फ पर रखी 2 लाशें ही थीं। रात काफी हो चुकी थी। दुख और परेशानी की वजह से महतो को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों न वो भी कुछ पल उसी कमरे में अपनी बीवी और माता पिता के शरीर के पास ही बैठे। शायद इसी बहाने कुछ पल के लिए ही सही, पर उसका छोटा सा परिवार एक साथ बैठ तो पाएगा। यह सोचकर वह वापस उसी कमरे में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। बर्फ की सिल्लियों पर उसके माता पिता की आधी खाई लाशें पड़ी थी। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। उसने ढूंढा पर उसकी पत्नी वहां कहीं नहीं थी। दरोगा के पास रिपोर्ट लिखाई गई और पोस्टमार्टम के बाद उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसी घटना कभी किसी ने नहीं देखी थी। गांव का हर आदमी तो क्या, कानून का हर मुलाजिम सख्ते में था। कुछ दिन बाद भारी मन से मैं तो अपने घर लौट आया। उसे लग रहा था कि उसमें उसकी बीवी का ही हाथ है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। वापस आकर उसने उससे पूछा कि वो वहां से बिना बताए क्यों आ गई और उसके माँ बाप का ये हाल किसने किया है, पर उसने ठीक से कोई जवाब नहीं दिया और बात को किसी तरह टालकर महतो को शांत कर दिया। पर महतो समझ चुका था कि दाल में कुछ काला है। वो अब कोई सबूत ढूंढना चाहता था कि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। अब तक लगभग 6 महीने निकल चुके थे और महतो की बीवी कुछ ही महीनों में मां बनने वाली थी। एक रात महतो को कुछ बाटों को देकर घर भेज दिया गया।
क्योंकि वही लेकर सुबह उसे जल्दी किसी व्यापारी के पास जाना था। मैं तो रोज की तरह घर आया और खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रात का 1 बज चुका था। करवट लेते लेते महतो ने अपने बिस्तर पर देखा तो उसकी बीवी वहां नहीं थी। वो बिस्तर से अपनी बीवी को ढूंढने उतरा तो घर में फिर उसकी बीवी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला तो उस समय वह अपने बाल बना रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उसका चेहरा बदल चुका था। एकदम काली और घिनौनी शक्ल की वो इस समय चुड़ैल के खौफनाक रूप में आ चुकी थी। सामने दीवार पर लगे शीशे में वो दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ पल तो महतो डर से वहीं जमा रहा, पर जल्द ही वो समझ गया कि उसके माँ बाप की लाशों का बुरा हाल करने वाली यही चुड़ैल है। गुस्से में वो भाग कर आया और अपने सामान में से निकालकर उसने उस पर लोहे के बाटों से हमला कर दिया। एक के बाद एक वो उस पर बाट फेंकता रहा जब तक कि वो पूरी तरह लहूलुहान ना हो गई। चीखती हुई वो घर के बाहर निकली और श्मशान की ओर भागना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में उसकी भयानक तीखी चीखें गूंज रही थी। मैं तो लगातार उसके पीछे हमला करता हुआ भागता रहा, पर वो श्मशान के पास जाकर वहीं कहीं गायब हो गई। उसकी दर्द भरी चीखें अभी भी काले आसमान में कहीं गूंज रही थी। थका हारा परेशान मैं तो अपने घर वापस लौट आया। अब मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके माँ बाप और बीवी के साथ साथ उसकी बाप बनने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। शहर छोड़कर वो वापस गांव चला आया और वहीं एक छोटी सी दुकान खोल ली। इधर वो चुड़ैल भी गुस्से से पागल थी और महतो से अपना बदला लेना चाहती थी। वो भी उसके पीछे पीछे उसके गांव आ गई और वहां के श्मशान में रहने लगी। अब देर रात गए वो वहीं गांव में भटकती थी और महतो से बदला लेने की ताक में रहती थी। कुछ वक्त बाद एक भयानक रात को उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ये कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि एक खतरनाक शैतान था। उसकी शक्ल बड़ी भयानक थी। वो किसी भी इंसानी बच्चे से काफी बड़ा और काफी भारी था। उस भयानक रात में यह तय करना मुश्किल था कि वो ज्यादा काला है या रात। पैदा होते ही वो एक भयानक तरीके से गुर्राया और अपने पैने दांतों को निकालकर अपनी चुड़ैल मां के गले से चिपक कर उसका खून पीने लगा। वो चुड़ैल दर्द से चिल्लाई, पर अपने उस बेटे को वो खून के अलावा पिला भी क्या सकती थी। अपने बेटे की इस हरकत को देख उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी तैर गई। घूंट घूंट भरकर वो भयानक बच्चा उस चुड़ैल का लहू पीता रहा, पर उस चुड़ैल का खून जहरीला था। उसे पीते ही वो बच्चा जिंदा न रह पाया। उसका शरीर एकदम नीला पड़ गया और तड़प तड़प कर उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरते ही एक अजीब बात हुई कि बिना जले ही वो भुरभुराकर राख में बदल गया। अब उसकी जगह सिर्फ उसकी खाक वहां जलती चिताओं के बीच मसान के बीचों बीच पड़ी थी। वो चुड़ैल दुख और गुस्से से बिल्कुल पागल हो गई। उसने वो राख ली और उसके साथ अपना खून, चिताओं की राख और मुर्दों का मांस मिलाकर एक पुतला बनाया। वो पुतला उस बच्चे से भी ज्यादा खूंखार और भयानक था। उस पुतले को वहां जलती चिताओं पर देर रात तक पकाया गया और काले जादू से उसमें जान फूंक दी गई। वो हैवान उस चुड़ैल ने भयानक काली विद्या से तैयार किया था। उस बच्चे को ले उसने उसे गोद में उठाया
और उसे नाम दिया रात काला। रात काला किसी भयानक अमावस की रात की तरह ही बड़ा भयानक था। उसका एक बार दिख जाना ही किसी का भी दम निकाल देने के लिए काफी था। उसके पैदा होने पर चुड़ैल को अपनी शक्ति बढ़ती हुई महसूस हुई और सोचा कि वो महतों का बदला सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि उसके पूरे गांव से लेगी। इसके लिए वो अपने बेटे को तैयार करेगी और जिन बाटों से मार मार कर उसे महतों ने जख्मी किया है उन बाटों का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। समय बीतता गया। वो चुड़ैल कठिन साधना में लग गई क्योंकि उसे रात काला को और ताकतवर बनाना था। इन दोनों के वहां रहने से पूरे गांव में मनहूसियत छा गई थी। खेती अपने आप बर्बाद होने लग गई और मवेशी अनजानी बीमारियों का शिकार होकर मरने लगे। इतना ही नहीं, जानवरों के मरने पर उनकी लाशें गायब हो जाती और उधड़ी हालत में यहां वहां पड़ी मिलती। लोग आपस में बिना बात लड़ने लगे थे। एक समय शांति से रहने वाला गांव आज नर्क बन चुका था। उस चुड़ैल ने मसान में जलती चिताओं में से बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां जमा की और रात काला को दे दी। उसके कहने पर हर अमावस की रात को रात काला दुकान दुकान जाता और बोलता, घनी रात में राख मसानी घूम रही सन्नाटों में, कुछ भी तोलना कभी नहीं तू लोहे के उन बाटों से। हर दरवाजे पर ढूंढेगा गर हो कोई हिम्मत वाला, मौत तौलने फिर आएगा सांझ ढले को रात काला। और इसके साथ ही वो अपने साथ लाई कोई एक खोपड़ी तराजू में रखकर लोहे के बाटों से तौलता। खूंखार भयानक रात काला को देख दुकानदार दुकानें छोड़कर भाग जाते। बच्चे और औरतें चीखते हुए यहां वहां दुबक जाते। धीरे धीरे हर अमावस की रात गांव सुनसान रहने लगा। रात काला का डर सिर्फ उस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे इलाके में फैल गया। कई बार तो देर रात उस चुड़ैल और रात काला के तेज तेज हंसने और बात करने की आवाजें सुनकर सड़कों पर आने जाने वालों का दिल दहला देती। सबको मार देंगे, हम सबको मार देंगे, सबको मार देंगे। चुड़ैल और रात काला के डर से लोग अपने घरों से दिन में भी नहीं निकलते थे। यहां तक कि सामान तौलने के लिए लोगों ने बाटों की जगह और चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक बार महतों को भी रात काला के डर से अपनी दुकान छोड़कर भागना पड़ा था। एक दिन गांव में एक बड़े ज्ञानी बाबा का आना हुआ। गांव की जमीन पर कदम रखते ही बाबा समझ गया कि यहां कोई खतरनाक शक्तियां कह ढा रही हैं। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि आने वाला समय और खराब है और उसके बस में इन शक्तियों से लड़ना नहीं है, पर वो दूर रहकर प्रार्थना करेगा कि गांव वालों को उनसे निजात मिल जाए। पर अगर उन शक्तियों से जीतना है तो अमावस की रात को नहीं हो सकता, क्योंकि उस रात उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। उन्हें मारना तभी संभव है जब वे अपने रूप में ना हो। पूरे गांव पर विपदा के बादल छाए थे। इसी तरह परेशानी में सबका समय निकल रहा था। एक रात गांव की एक लड़की लाडो देर रात घर लौट रही थी। उसने गांव में घूमता एक बहुत सुंदर और छरहरा जवान लड़का देखा। रात की चांदनी में वो एकदम राजकुमार लग रहा था। लाडो उसको देख एकदम मोहित हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि गांव वालों की सहमति से उनकी
शादी करवा दी गई। वो लड़का उस गांव से नहीं था। बदकिस्मती से उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी बस एक विधवा माँ थी। उसकी माँ भी चाहती थी कि उन्हें उसी गांव में कहीं घर मिल जाए, तो लड़का यहीं रहकर कुछ काम कर लेगा और लड़की का ससुराल उसके मायके के पास होने से वो आसानी से अपने घर वालों से भी मिल सकेगी। हैरानी की बात थी कि बेटा शादी के लायक होने के बावजूद उसकी माँ बिल्कुल बूढ़ी नहीं लगती थी, बल्कि काफी सुंदर थी। खैर, गांव वालों की मर्जी से लाडो की शादी हो गई और वो सुख से उसी गांव में रहने लगे। कुछ समय बाद उस लड़के को दूर एक शहर में एक नौकरी मिल गई। उसने लाडो के घर वालों से इजाजत मांगकर कुछ समय काम जम जाने के बाद लाडो को गांव से शहर ले जाने की बात कही और अपनी मां और लाडो से विदा लेकर अकेला शहर चला आया। उधर गांव में महतो भी अकेला जिंदगी जी रहा था। गांव में सबको उसने ये बताया था कि उसकी बीवी भगवान को प्यारी हो चुकी है, इसलिए गांव के कुछ लोग भी उससे हमदर्दी रखते थे और क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी तो सब चाहते थे कि महतो का ब्याह हो जाए। ऊपर वाले के खेल भी कभी कभी अजीब रंग दिखाते हैं। लाडो भी चाहती थी कि उसकी सास को जीने का एक और मौका मिले और क्योंकि महतो गांव का शरीफ आदमी था तो दोनों का घर बस जाए तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। बात चलाई गई और महतो और लाडो की सास की शादी करवा दी गई। शहर में काम होने के कारण उसका बेटा शादी में नहीं पहुंच पाया था, पर वो अपनी मां के लिए काफी खुश था। अब महतो अपनी नई बीवी को लेकर घर आ गया था और एक जीवन साथी मिल जाने से दोनों काफी खुश थे। पर जैसा मैंने कहा कि ऊपर वाले के खेल कभी कभी अजीब रंग दिखाते हैं। एक चांदनी रात महतो और उसकी बीवी अपने घर में चैन से सो रहे थे, पर तभी मौसम काफी खराब हो गया और अचानक तूफान आना शुरू हो गया। आस पास जानवरों के रोने की भयानक आवाजें आने लगी। देर रात बिजली कड़कने से महतो की नींद खुली तो उसकी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। खौफनाक तूफान में फिर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। रात के अंधेरे में खुद को संभालता हुआ महतो साथ वाले कमरे में देखने के लिए गया कि आखिर उसकी बीवी कहाँ है और इतनी रात गए तूफान में आखिर कौन गा रहा है। उसने खिड़की से कमरे में झांका तो उसकी बीवी दीवार से रेंग कर छत पर उल्टी चल रही थी। उसके बाल नीचे जमीन छू रहे थे और अपने नाखूनों से वो दीवार और छत पर निशान बना रही थी। उसे देखते ही महतो के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर से कांप रहा था, पर समझ चुका था कि हो ना हो ये वही चुड़ैल है और रूप बदलकर उससे बदला लेने आई है। उसने धीरे से उस कमरे का दरवाजा बंद किया और घर के अंदर से खूब सारा मिट्टी का तेल लाकर वहां छिड़ककर उस कमरे को आग लगा दी। इसके साथ ही वो गांव वालों को बुला लाया कि वो खुद उसका असली रूप देख लें। उस जलती चीखती चुड़ैल को देखने पूरा गांव जमा हो गया। वो सब तो वैसे ही उससे परेशान थे और छुटकारा पाना चाहते थे। उन्हें महतो की खराब किस्मत पर काफी अफसोस हुआ, पर साथ ही साथ इस बात की खुशी भी हुई कि महतो की बहादुरी से अब गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी। पर वो ये नहीं जानते थे कि उन पर इस चुड़ैल की मुसीबत महतो की वजह से ही आई थी। खैर, वो खौफनाक चुड़ैल महतो के घर के साथ साथ राख भी हो रही थी और चिल्लाती जा रही थी। धोखे से मुझे जला है डाला, अब आएगा रात काला, होगा नहीं अब यहाँ उजाला, अब आएगा रात काला।
सब लोग समझ चुके थे कि महतो के साथ साथ लाडो की किस्मत भी फूट चुकी है और लाडो का पति और कोई नहीं, खुद रात काला है। सब लोग डर से कांप रहे थे कि अब ना जाने क्या होगा। इसी चुड़ैल ने उनका जीना हराम कर रखा था। जाने रात काला क्या करेगा। तूफान और तेज हो गया था। गांव के सब लोग एक जगह जमा हो गए। जाने कहां से खतरनाक तूफान के बीच हजारों चमगादड़ आसमान और गांव वालों के बीच हवा में तैरते हुए लगातार अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। तभी ऐसे लगा जैसे जमीन कांप रही हो। सबके कलेजे हलक में आ गए थे। खतरनाक तरीके से एक बिजली कौंधी और सबके सामने रात काला खड़ा था। अपनी मां के बेरहमी से मारे जाने का पता रात काला को लग चुका था। खौफनाक रात काला रक्त बीज से कम नहीं लग रहा था। उसकी लाल आंखों से अंगारे उबल रहे थे। उसे देख वहां भयानक चीख पुकार मच गई। कई लोग तो सिर्फ उसकी एक झलक देख दिल का दौरा पड़ने से मर गए और बाकी को ढूंढ ढूंढ कर उसने एक एक करके मार डाला। लोग डर और दर्द से चीखते रहे और रात काला उन्हें ढूंढ ढूंढ कर अपना कहर बरपाता रहा। उस रात रात काला ने पूरे गांव को शमशान बना दिया था। किसी भी घर का एक भी बाशिंदा जिंदा नहीं बचा था। यहां वहां पड़ी कटी फटी लाशें रात काला की दरिंदगी की दास्तान कह रही थी। कहते हैं उस रात के बाद रात काला कहीं गायब हो गया और कभी नहीं दिखा। पर कुछ ही दिन पहले सुना है कि उसके आस पास के गांव में एक छोटा सा बच्चा एक दुकान पर बैठा बाट उठाकर बोल रहा था, घनी रात में राख मसानी घूम रही सन्नाटों में, कुछ भी तोलना कभी नहीं तू लोहे के उन बाटों से, हर दरवाजे पर ढूंढेगा गर हो कोई हिम्मत वाला, मौत तौलने फिर आएगा सांझ ढले को रात काला। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर